हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था। तो कंडक्टेंस का हमने एक छोटा सा बेसिक सा आइडिया दे लिया था और जिसमें हमने फॉर्मूला निकाला था लास्ट में, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस देखा था। तो यहाँ पे क्या था हमारा, जी का आया था, क्या था, कापा A/L। ठीक है, वैसे तो इसका इतना कुछ खास यूज़ होता नहीं है क्योंकि मेजर हमारा यूज़ सिर्फ कापा इसका होता है। ठीक है, कंडक्टिविटी का हमारा मेजर होता है कि जो भी हमारा क्वेश्चन आता है, रीजनिंग बेस्ड जो भी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर कंडक्टिविटी बेस्ड होती हैं। इसका इतना कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट रोल है नहीं। और कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला और निकाला था हमने, G/G स्टार। और क्या था हमारा जी स्टार, क्या था हमारा सेल कांस्टेंट था L/A। ठीक है, ये दो चीज़ें हम देख चुके हैं, बेसिक सा आइडिया हमने ले लिया था। जो आज हम करेंगे दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसमें क्या था हमारा, अब हम कंडक्टिविटी को देखेंगे डाइल्यूशन के इम्पैक्ट में। ठीक है, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि मेजर हम जो क्वेश्चंस देखते हैं ना वो हम कंसंट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कि कंसंट्रेशन घट गई तो क्या होगा, बढ़ गई तो क्या होगा, डाइल्यूट करने से क्या होगा। ठीक है, और सबसे ज़रूरी कोहलर्स लॉ जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, वो आया क्यों, उसको मतलब लाने का रीज़न क्या था। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा इस कंडक्टिविटी से। इसके बाद हम जो हमें देखना है वो है मोलर कंडक्टिविटी λm। मोलर कंडक्टिविटी इज λm। इसका जो फॉर्मूला होता है K/C। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है वेयर C इज कंसंट्रेशन, मोलारिटी, मोल्स पर लीटर। ठीक है, एंड K इज कंडक्टिविटी। ये था। अब कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी अगर मैं इस फॉर्मूले से देखूं तो डायरेक्टली कंडक्टेंस से रिलेट करते हैं हम इसको। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ यूनिटी हो जाए अगर ये चीज़ यूनिटी हो जाए तब मेरी कंडक्टिविटी जो होती है डायरेक्टली कंडक्टेंस से रिलेट करती है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि आयनिक कंडक्टेंस जो थी दैट इज इंक्रीज्ड ऑन डाइल्यूशन। ये हमने देखा था कि कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है। जब डिक्रीज, कंडक्टेंस के बारे में जब मैंने पढ़ा था, सिर्फ कंडक्टेंस के बारे में जब हमने देखा था तो क्या आया था कंडक्टेंस के बारे में कि जब मैं डाइल्यूट कर रही हूँ, डाइल्यूशन का क्या इम्पैक्ट था, डाइल्यूट करने से कंडक्टेंस क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। यही था, हमने अभी यही देखा था। और इसका रीज़न क्या था कि आयंस के बीच का जो इंट्रैक्शंस था वो हट रहा है, दूर दूर हो रहा है इंट्रैक्शंस। ठीक है, और मोबिलिटी ऑफ आयंस थी मेन, आयन की मूवमेंट ही हमारी कंडक्टेंस डिसाइड कर रही थी आयनिक कंडक्टेंस में। ठीक है, लेकिन अब कंडक्टिविटी का क्या है, कंडक्टिविटी उल्टी है। अगर मैं इसमें कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करती हूँ ना डाइल्यूशन के साथ में, तो ये डिक्रीज़ करती है। डाइल्यूशन अगर बढ़ रही है तो ये डिक्रीज़ कर रही है कंडक्टिविटी, ये उल्टी चल रही है कंडक्टिविटी। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, होना तो ये चाहिए भाई, कंडक्टेंस बढ़ रही है तो कंडक्टिविटी भी बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा इसलिए है यहाँ पे। ठीक है, ये रीज़न है क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अगर हम सब चीज़ को साइड करके कंडक्टिविटी को देखें कि एक्चुअली में है क्या, तो यहाँ पर हम कंडक्टिविटी में हम किसी भी चीज़ का रादर देन आयंस, हम उसको ये भी देख रहे हैं कि वो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना है, यानी कि मेरा कंटेनर कितना भी वो हो बड़ा। ठीक है, मैं उसको एक यूनिट वॉल्यूम में देख रही हूँ, ज़रूरी नहीं है। अब सपोज़ इतने सॉल्यूशन से मैंने इतना बना दिया, पहले ये था फिर डाइल्यूट करके इतना बना दिया, तो अगर मैंने इसमें 4 आयंस थे, अब वो 4 आयंस ही रहेंगे, आयंस तो बढ़ नहीं जाएंगे डाइल्यूशन से, अब वो 4 की जगह 2 हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम एक यूनिट का देखूँ ना, तो मेरे एक यूनिट वॉल्यूम में आयंस कम हो रहे हैं। ठीक है, तो उस रीज़न की वजह से कंडक्टिविटी घट रही है, क्योंकि यहाँ पर कंडक्टिविटी में हम एक यूनिट की बात करेंगे, एक यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे इसकी वजह से, क्योंकि डाइल्यूशन के साथ एक यूनिट वॉल्यूम में आयंस घट रहे हैं। ठीक है, और इसका तो सबसे ईजी सा एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में भी आपको पता है कि डाइल्यूशन के साथ आयंस तो घटते ही हैं। एक शुगर सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, पानी कम है तो सॉल्यूशन में अगर जितना भी हम शुगर लें, चाहे 1 स्पून लें 2 स्पून लें, थोड़ा सा पानी डालेंगे तो ज़्यादा कंसनट्रेटेड रहता है। आप पानी डालते जाओगे तो टेस्ट में ही फ़र्क आ जाता है, कंसनट्रेशन कम होता रहता है। यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ, एक छोटे से हिस्से की बात करूँ, उधर मेरी आयंस की कंसनट्रेशन कम हो जाती है। दैट इज़ द रीज़न कि कंडक्टिविटी घट जाती है। ये रीज़न आपको याद रखना है, क्योंकि सिर्फ कंडक्टिविटी घटती है, मोलर कंडक्टिविटी नहीं घटती। मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है उल्टा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, ये उल्टा है। सिर्फ कंडक्टिविटी ही है इकलौती ऐसी जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि डाइल्यूशन से ये घट रही है, बाकी ना मोलर कंडक्टिविटी घटती ना कंडक्टेंस घटती। ठीक है, अब यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी का क्या है,
मोलर कंडक्टिविटी में, क्योंकि मैं मोलर की बात कर रही हूँ तो मैं 1 मोल की बात कर रही हूँ, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रही हूँ, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोलाइट जो भी हम किसी भी चीज़ में सॉल्यूशन में जो भी हम आयनिक इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं जिसकी वजह से आयंस जनरेट हो रहे हैं और कंडक्टेंस जनरेट हो रही है, वो मेरा इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर मैं उस इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँ तो वो इलेक्ट्रोलाइट में 1 मोल डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने वॉल्यूम पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, यहाँ पे मैंने मोल्स पे रेस्ट्रिक्शन लगाई है, ठीक है। तो अगर मैं इस कंडक्टिविटी को अगर मैं इस फॉर्मूले से स्टडी करूँ, जी के फॉर्मूले से, तो यहाँ पर क्योंकि कंडक्टिविटी के केस में ये पूरी चीज़ हमने यूनिटी कर दी थी, लेकिन इसके केस में हम पूरी चीज़ यूनिटी कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं लैम्डा एम की बात करूँ, कंडक्टिविटी की बात करूँ, तो यहाँ पर ए बाय एल में हम सिर्फ लेंथ को 1 यूनिट कर दें, लेंथ को 1 यूनिट कर रहे हैं, और जो मेरा ए है यहाँ पर जो ए है वो वॉल्यूम कंसिडर कर रहा है, यानी कि वो पूरा वो हिस्सा कंसिडर कर रहा है जहाँ पे मेरी डाइल्यूशन हो रही है। फॉर एग्जांपल ये पूरा हिस्सा कंसिडर हो रहा है, ठीक है, खाली इतना नहीं, खाली 1 यूनिट इतना नहीं, ये पूरा हिस्सा कंसिडर हो रहा है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं इसको वॉल्यूम के हिसाब से बात करूँ तो अगर मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है, चाहे मेरी कंडक्टिविटी घट रही है लेकिन मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम का बढ़ना कंडक्टिविटी के घटने को ओवरकम कर रहा है, इस वजह से मोलर कंडक्टिविटी मेरी बढ़ रही है, घटने की जगह बढ़ रही है, ठीक है। तो ये रीज़न है, अक्सर यही जो मेन रीज़न है डाइल्यूशन का वो ये है, और पेपर में ज़्यादातर यही रीज़न पूछा जाता है, डाइल्यूशन का इम्पैक्ट ही पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। अब इलेक्ट्रोलाइट्स भी 2 तरीके के होते हैं, एक वीक एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, तो वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए डीबायहकल और सेंगर ने मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स में एक इक्वेशन निकाल के दी जिससे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम स्टडी कर सकते हैं। दैट इज लैम्डा एम इज इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी, जहाँ पे ए मेरा कांस्टेंट है जो टेम्परेचर और हमारे जो हमारे यहाँ पर ए हमारा कांस्टेंट है जो कि सॉल्वेंट और उस पर डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन थी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए दी थी। अब यहाँ पर इक्वेशन किसी को याद होती है, किसी को नहीं याद रहती, क्योंकि इतनी कोई फेमस इक्वेशन नहीं है, लेकिन इक्वेशन काम की है। अगर आपको नहीं याद होती कोई बात नहीं, लेकिन इक्वेशन से जो हमारी जो क्या डिड्यूस किया है इक्वेशन से, आपको वो याद होना चाहिए। और वो हमारा एक बहुत ही अच्छा सा ग्राफ है, ये रहा ग्राफ, ठीक है। ये आपका जो ग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ बिटवीन लैम्डा एम एंड अंडर रूट सी, इसी इक्वेशन से हमने ये ग्राफ बनाया है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों का ग्राफ है ये, ठीक है। अब दोनों के ग्राफ में ये मेरा वीक के लिए है और ये मेरा स्ट्रॉन्ग के लिए है, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये यहाँ से मेरा, ये इस इक्वेशन से मेरा ये ग्राफ आया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने देखा आपका कंडक्टिविटी वगैरह, तो इसका अब कोई रोल नहीं है। तो हमने देखा यहाँ पे जो ग्राफ था ये वाला मेरा ग्राफ है, ठीक है। ये मेरा लैम्डा एम था यहाँ पे और ये मेरा अंडर रूट सी, ठीक है। तो अभी हमको जो मेन ध्यान रखना है वो ग्राफ का है कि इस ग्राफ में मैं क्या बताया। सॉरी, ये लाइन थोड़ी ज़्यादा टेढ़ी हो गई, ये इतना, ठीक है। ये जो है ये वीक के लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ये स्ट्रॉन्ग के लिए है। अब इसमें क्या है मेजर डिफरेंस कि वीक इलेक्ट्रोलाइट ना, अब कंसंट्रेशन ये रही, कंसंट्रेशन यहाँ से स्टार्ट है और अगर मैं इधर की तरफ आ रही हूँ दैट मीन्स 0 पे पहुँच रही है, दैट मीन्स कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0। अब कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0 तो मेरी मोलर कंडक्टिविटी हो जाती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम नॉट, जो कि यहाँ एक फॉर्मूले में लिखी हुई है, ठीक है, लैम्डा एम नॉट। तो यहाँ से जब मैं इसको 0 पे लेके जा रही हूँ तो आप देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो जा रहा है यहाँ पे, कट कर रहा है, लेकिन वीक नहीं कर पा रहा है। यानी कि वीक की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना इतना इजी नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, कि हम इसको ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हम स्ट्रॉन्ग की निकाल सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग की निकाली ये रही, तो ये जो कैंसिल कट करके यहाँ इस एक्सिस पे जो कट करके हमारा इंटरसेप्ट आया है दैट इज़ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट, ये हमारा लैम्डा एम नॉट आ गया है इसके। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपको ये ग्राफ पता होना चाहिए
कि इस ग्राफ में क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब ऐसा इसलिए होता है और रीज़न भी अलग है दोनों चीज़ों का। जैसे अभी हमने सिर्फ इसका डाइल्यूशन देखा था कि डाइल्यूशन इंक्रीज़ करने पे क्या था, यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम में मेरे आयंस घट रहे थे तो कंडक्टिविटी घट रही थी, और उसका इम्पैक्ट यहाँ पे ये पड़ा था मोलर कंडक्टिविटी पे कि भाई कंडक्टिविटी तो घट रही है, हमने देखा कंडक्टिविटी घट रही है, लेकिन ओवरऑल जो वॉल्यूम है मेरा डाइल्यूशन का वो ज़्यादा बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू घटना। तो जिससे हम कह सकते हैं कि दोनों के इम्पैक्ट में हमारा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, अब एक और था हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की हम बात करेंगे जब, कि रीज़न क्या है स्ट्रॉन्ग का और वीक का दोनों का रीज़न अलग अलग है डाइल्यूशन का, ऐसा नहीं है कि दोनों का सेम रीज़न है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के डाइल्यूशन में क्या रीज़न है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ब्रेक तो वो हो ही जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होता ही है, वो आयंस में ब्रेक हो जाएगा, मूवेबल आयंस आ जाएंगे। लेकिन डाइल्यूशन के साथ क्या होता है, आयंस दूर दूर ज़्यादा जाएंगे, इंट्रैक्शंस जो होगा आयंस के बीच वो ज़्यादा होगा, घटेगा। जितना इंट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे के पास रहेंगे उतना कम मूव कर पाएंगे, लेकिन जितना ज़्यादा वो दूर दूर भगेंगे आयंस के। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या आ जाता है, हमारा इंट्रैक्शंस कम हो रही थी। जैसे Na+ और Cl- की अगर मैं बात करूँ तो ये आपस में पास में ना रह के दूर दूर जाएंगे, तो डाइल्यूशन के साथ ये और फार अपार्ट और दूर जाएंगे और इंट्रैक्शंस कम होगी और ज़्यादा मूव करेंगे और मेरी मोलर कंडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ेगी। ये था स्ट्रॉन्ग का रीज़न। अब स्ट्रॉन्ग में तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कंसंट्रेशन अप्रोच तो 0 पे पहुँच सकती हूँ ईजिली। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में मैं कंसंट्रेशन अप्रोच तो 0 पहुँच सकती हूँ ईजिली, लेकिन वीक में ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट, और सबसे बेस्ट एग्जांपल वीक इलेक्ट्रोलाइट का मुझे लगता है एसिटिक एसिड ही है, जो ऑलमोस्ट सब फेमिलियर है एसिटिक एसिड से। ठीक है, क्या होता है इसका, एसीटेट आयन बन जाता है और H+ बन जाता है। ठीक है, एसिटिक एसिड। अब यहाँ पर जो एसिटिक एसिड टूट रहा है, अब मैंने पहले यहाँ पे इक्विलिब्रियम इसलिए बनाया क्योंकि ये पूरा कंप्लीटली ब्रेक नहीं हो पाता है। एसिटिक एसिड जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और कंप्लीट ब्रेक नहीं करता है। तो डाइल्यूशन क्या कर रहा है यहाँ पर अब डाइल्यूशन इनके बीच दूरी नहीं कर रहा है, ये तो टूटे ही नहीं है पहले ही, तो यहाँ पर वो इस आयन को ब्रेक करने में हेल्प कर रहा है, इसको आयंस में ब्रेक कर रहा है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे और फिर मेरी कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो दोनों का रीज़न अलग अलग है, स्ट्रॉन्ग का अलग रीज़न है, वीक का अलग रीज़न है डाइल्यूशन का। आपको दोनों के रीज़न पता होने चाहिए। ठीक है, और यही रीज़न है कि मेरा यहाँ पे अप्रोचेस टू 0 नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं डाइल्यूट करती रहती हूँ, ये ब्रेक होता है और इसीलिए ग्राफ इस तरीके से जाएगा, इंटरसेप्ट यहाँ पे नहीं बनाएगा। ठीक है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, λm0 नहीं निकल पाता है। तो अब इसी वजह से हमारा कोलार्च लॉ आया था। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कोलार्च लॉ। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे बस कि हमारा डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी पे और कंडक्टिविटी पे क्या असर हुआ। तो जैसा हमने देखा, तुरंत ब्रीफ रिविजन, कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज़ कर रही है क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस डिक्रीज़ कर रहे हैं, वहीं मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम उसको ओवरकम कर रहा है कंडक्टिविटी के डिक्रीज़ को, जिसकी वजह से हमारा मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0 हो जाएंगे तो λm0 मेरा ग्राफ से के इंटरसेप्ट से निकल जाएगा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट में कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का λm0 निकालना बहुत मुश्किल है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, हमारे आयंस दूर दूर जा रहे हैं डाइल्यूशन के साथ में, इसी वजह से ये मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। और जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयंस को ब्रेक करके आयंस को ज़्यादा, आयंस का नंबर बढ़ाया जा रहा है, इसीलिए हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, नॉट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो बस ये था हमारा। आपको इसमें से ज़रूरी, मतलब अभी प्री बोर्ड में तो एक क्वेश्चन आया ही था इसी का ही, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस वाला, तो हो सकता है कि रीजनिंग बेसिस से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। और ये वाला फॉर्मूला तो बिल्कुल, इससे तो न्यूमेरिकल भी आ जाता है, इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, इससे कोई इतना खास न्यूमेरिकल नहीं आता, लेकिन हाँ इसका यूज़ हो जाता है न्यूमेरिकल में कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए। और इसका यूज़ हम आगे भी देखेंगे कि किस तरीके से डिसोसिएशन कांस्टेंट वगैरह निकालने में यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहीं पे एंड करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम कोलार्च लॉ पढ़ेंगे, कोलार्च लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, जिसमें हम λm0 और ये सब निकालना देखते हैं, और इसका भी यूज़ देखेंगे λm0 वगैरह का, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह, जो भी हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो देखेंगे। ठीक है, तब तक आप इसी को रिवाइज़ कीजिए
और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स थोड़े पास में आ ही गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम कोलाज लॉ, तब तक के लिए थैंक यू।